It's looked at how the outer energy level of state in atom vary with distance. When atoms are close enough together, the band from one atom can join with another to permit lot of state in a closely spaced band of energy. तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक एक एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम आपके सामने मैंने प्रेजेंट की है। सोडियम एटम है ये, और इसके दरमियान आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह जब एक सिंगल सोडियम का एटम है तो उसमें एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज हुए हुए अपने अपने एनर्जी लेवल्स के अंदर। जो बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक से ज्यादा आइटम कांटेक्ट में आते हैं, लेट्स सपोज सोडियम के 3 आइटम एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है, जाहिर सी बात आपको पता है एक आइटम जो है वो मिलकर सॉलिड बनाता है। सॉलिड के लिए आपके पास एक से ज्यादा आइटम होने चाहिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए एक से ज्यादा आइटम आपके पास होने चाहिए। तो फॉर जनरेटिंग या क्रिएटिंग अ सॉलिड जब एक से ज्यादा आइटम्स मिलते हैं तो उनके एनर्जी लेवल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, और जब ये मिकदार सॉलिड जब बनती है और बहुत ज्यादा मिकदार में ये आइटम मिल जाते हैं कि जब सॉलिड बनाते हैं तो ये एनर्जी लेवल एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि अब वो एनर्जी लेवल वाला कॉन्सेप्ट को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया बैंड के अंदर, कि अब वो नाउ वो एनर्जी लेवल नहीं, वो बैंड बन गया पूरा उस एनर्जी लेवल का, और उनकी एनर्जीज आपस में इतनी क्लोज हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन वो उस पूरे एनर्जी लेवल के अंदर या उस पूरे बैंड के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरह ये बैंड आपके क्रिएट हो जाते हैं। अगेन इसको एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूं कि जब आपके पास सॉलिड फॉर्म होता है और बहुत सारे एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ कम ज्वाइन होते हैं फॉर मेकिंग अ सॉलिड, तो उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और एक क्लोजली स्पेस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, और उन क्लोजली स्पेस अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी बैंड्स को, एनर्जी लेवल्स को हम अब बजाय एनर्जी लेवल के इस थ्योरी के मुताबिक वो कहते हैं कि वो बैंड बन जाते हैं, एनर्जी के बैंड्स। ये 1s बैंड बन गया, ये 2s बैंड बन गया, ये 2p बैंड बन गया। We can accurately treat the level as forming a continuous distribution of energy within the band। क्योंकि हम एक एटम के लिए बात करते थे, हम कहते थे कि जो एनर्जी लेवल्स है वो डिस्क्रीट है, तो यहां पे वो इतने क्लोजली बहुत सारे एटम्स आ गए कि वो एनर्जी बैंड के डिस्क्रीट के कॉन्सेप्ट को छोड़ के हमने क्या कहा कि वो एनर्जी जो बन गई विद इन द बैंड, और उन एनर्जी बैंड के दरमियान जो गैप्स हैं, एक एनर्जी बैंड घेरा, एक एनर्जी बैंड घेरा, इनके दरमियान जो ये गैप आपको दिख रहा है, दो एनर्जी लेवल्स के बैंड के दरमियान जो गैप आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फॉरबिडन रीजन, फॉरबिडन रीजन्स। और ये वो रीजन होते हैं जहां पे कोई अलाउड एनर्जी लेवल नहीं होता, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या तो यहां होंगे या यहां होंगे या यहां होंगे। जो बीच में फॉरबिडन गैप है यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि कोई एनर्जी लेवल ही मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रॉन स्टे किधर करेगा।
The inner electrons in an atom are affected much less by nearby atoms that are the valence electrons, and their energy level remains relatively sharp. तो आपको ये पहले भी अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की नॉलेज से पता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं और वो किसी भी किस्म की केमिकल रिएक्शन में या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के अंदर परफॉर्म नहीं करते। और जो इलेक्ट्रॉन जो आपकी केमिकल रिएक्शंस के अंदर या बॉन्ड फॉर्मिंग के अंदर या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के अंदर जिनका कंट्रीब्यूशन होता है वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो नियर बाय एटम्स होते हैं उनसे वो लेस इफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Insulators. The nature of the energy band determine whether the material is an electrical insulator, a semiconductor or a conductor. जो एनर्जी बैंड आपका डिटरमाइन करता है कि आपका मटेरियल इलेक्ट्रिकली, हम इलेक्ट्रिकली बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकली वो इंसुलेटर है, कंडक्टर है या फिर सेमीकंडक्टर है। और तीनों के एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर क्या डिफरेंस है वो अभी हम स्टडी करते हैं। तो इन एन इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि 0 केल्विन की हम बात कर रहे हैं, the highest band that is completely filled called the valence band, and it's also the highest band that has any electron in it. तो अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो आपके पास एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर 2 बैंड हुआ करेंगे, एक हम उसको कहते हैं वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो आपकी जो इंसुलेटर है एब्सोल्यूट 0 के ऊपर, यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इसको कहते हैं लार्ज एनर्जी गैप, या ये वो फॉरबिडन रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। और यही जो वैलेंस बैंड है इसका, ये हाईएस्ट बैंड होगा जिसके अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इसका मतलब है कंडक्शन बैंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन के ऊपर मौजूद नहीं होगा। और जो कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी होगा। तो इंसुलेटर के अंदर जो हाईएस्ट फिल्ड बैंड है वो है वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है एट 0 केल्विन, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज्यादा लार्ज एनर्जी गैप। चूंकि अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहां लेके जाना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में लेके जाना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को कि वो वैलेंस बैंड से जंप कर जाए कंडक्शन बैंड के अंदर, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा इंसुलेटर के अंदर। अब बात करते हैं कंडक्टर्स की, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। In a conductor such as metal, there are electrons in conduction band even at absolute 0, because they have no band gap between valence and conduction band. तो जो फॉरबिडन या आपके पास जो बैंड गैप है वो कंडक्शन के आपके कंडक्टर के अंदर होता ही नहीं है, बल्कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्रीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर मूव कर सकते हैं। इवन एब्सोल्यूट 0 के ऊपर भी
यानी कि 0 केल्विन के ऊपर के भी आपके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि कोई गैप मौजूद नहीं है, इसलिए आपका कंडक्टर बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं उसके अंदर से। थर्ड इज अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब है हाफ कंडक्टर और हाफ इंसुलेटर, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान लाई कर रही हो। आपके ग्रुप 4 ए पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, वो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। आपकी जितनी भी डिवाइसेस आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्राइक, वो सारी की सारी आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है, वो सेमीकंडक्टर से मैन्युफैक्चर की गई होती है। ज्यादातर सिलिकॉन और चंद एप्लीकेशन के अंदर जर्मेनियम मेड डिवाइसेस होती हैं वो। तो एज एन इंसुलेटर, a semiconductor at absolute zero has an empty conduction band above the full valence band. तो इंसुलेटर की तरह ही एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर, यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर आपका सेमीकंडक्टर का भी जो कंडक्शन बैंड होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? वैलेंस बैंड के अंदर। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिस तरह हमने इंसुलेटर में पढ़ा था कि 0 केल्विन के ऊपर या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर आपके कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं अपने सेमीकंडक्टर के जो बैंड थ्योरी के मुताबिक जो उसका स्ट्रक्चर हैगा, वो ये है कि आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एनर्जी गैप मौजूद है, लेकिन बहुत स्मॉल है। एज कंपेयर टू इंसुलेटर, स्मॉल एनर्जी गैप है। तो ये आपका इंसुलेटर से डिफरेंस ये आता है कि सेमीकंडक्टर के दरमियान जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है उनके दरमियान जो बैंड गैप है वो रिलेटिवली स्मॉल है, और इलेक्ट्रॉन्स को अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए, डिपेंड ऑन दी आपकी जो भी आपने सेमीकंडक्टर के दरमियान जो गैप आप रख रहे हैं, तो उतनी एनर्जी अगर आपको मिल जाए जो सेमीकंडक्टर दरमियान है, तो आपके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। यानी कि आपने उसको ये एनर्जी प्रोवाइड करनी है जो एनर्जी गैप की है, आपका वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और 0 केल्विन में जैसे मैं बता चुका हूं कि कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा कंडक्शन बैंड में, सारे वैलेंस बैंड होंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो बड़ी तेजी से आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जम करके चले जाएंगे, और कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज हो जाएगी, और इस तरह ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी की इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर सिर्फ एनर्जी बैंड डायग्राम की हम बात करें और उस बेसिस पे डिफरेंशिएट करें, तो इंसुलेटर के दरमियान लार्ज एनर्जी गैप मौजूद है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान। कंडक्टर्स के अंदर कोई बैंड गैप मौजूद नहीं है, या आप बोले कि वो दोनों वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए हुए, और इन सेमीकंडक्टर के दरमियान रिलेटिवली स्मॉल एनर्जी गैप मौजूद है। एग्जाम्पल, एट रूम टेम्परेचर प्योर जर्मेनियम। जर्मेनियम मैंने आपको बताया ये आपका एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ग्रुप 4A का एलिमेंट हैगा।
At room temperature, pure germanium has an almost completely filled valence band. तो रूम टेम्परेचर पे आपका जर्मेनियम को जो वैलेंस बैंड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है या तो बहुत थोड़ी मिकदार में इलेक्ट्रॉन है। और आपका जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो सेपरेटेड है with the energy gap of 0.67 electron volt. तो इट इज अ पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, सेमीकंडक्टर है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। हम बाद में देखेंगे हम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सेमीकंडक्टर की किस तरह इंक्रीज करेंगे जब हम सेमीकंडक्टर का टॉपिक पढ़ेंगे। तो अपनी प्योर स्टेट के अंदर और इस एग्जाम्पल के मुताबिक वो एक पुअर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर रहेगा, बट इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीज ग्रेटली when it is irradiate with electromagnetic wave of certain maximum wavelength. कह रहे हैं लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत तेजी से इंक्रीज करती है या करेगी अगर इसको आप इनरेडिएट करें विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि फोटोन की बात कर रहा है, ऑफ अ सर्टेन मैक्सिमम वेवलेंथ। सर्टेन मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब है जब मैक्सिमम वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो मिनिमम एनर्जी की बात कर रहा है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज दैट वेवलेंथ, बताइए वो वेवलेंथ क्या होगी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जहां पे आपके जर्मेनियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जम करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो आपको पता है कम से कम एनर्जी जो हमें चाहिए वो इतनी चाहिए, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप की एनर्जी है। इतनी एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो उसने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है। सॉल्यूशन: the conductivity of semiconductor increase greatly when electrons are excited from the valence band into the conduction band. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। In germanium, the excitation occurs when an electron absorbs a photon with energy of at least E minimum 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप की एनर्जी जब तक आप अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं देंगे तो वो कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं जाएगा। तो कम से कम जो फोटोन आपके इलेक्ट्रॉन के पास उसको स्ट्राइक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, वो इतनी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। फ्रॉम दिस रिलेशनशिप E is equal to hc upon lambda और द मैक्सिमम वेवलेंथ अकर, जो कि हमारी टारगेटेड वेरिएबल है लैम्डा मैक्सिमम, correspond to this minimum photon energy। तो कम से कम जो एनर्जी होगी वो इतनी होगी। तो हम लैम्डा मैक्सिमम है तो एनर्जी मैंने आपको कहा था मिनिमम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो लैम्डा मैक्स एस सी अपॉन एच मिनिमम, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एस सी अपॉन लैम्डा वाले फॉर्मूले से अरेंज करके क्वेश्चन को। यहां पे ये आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू सेकंड में, आप अगर इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे या इसको जूल्स में कंसीडर करेंगे तो इस वाली एनर्जी को आपने जूल्स में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन आपकी बुक के अंदर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है प्लांक्स कांस्टेंट को, तो मैंने उसी को कंसीडर किया। स्पीड ऑफ लाइट रखी, आंसर आपके पास आ गया 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर या 1.9 माइक्रोमीटर या 1900 नैनोमीटर। तो इतनी वेवलेंथ का फोटोन अगर आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो गेन करके एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जर्मेनियम की इस तरह इंक्रीज कर जाएगी।
The electrical properties of solids. Basic electrical properties. Number one, resistivity. Rho relates how much current an applied electric field produced in the solid. तो रॉ ऑलरेडी हम इसको करंट रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था हम उसको ऑलरेडी अपनी रेजिस्टिविटी को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका ये रिलेट करती है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आपका कोई सॉलिड कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। सेकंड है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, और अल्फा बराबर होता है 1/ρ/d/dt। कैरेक्टराइज हाउ रेजिस्टिविटी चेंज विद टेम्परेचर, और इसकी यूनिट होती है केल्विन इनवर्स। तो ये आपको बताती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी सॉलिड का उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, और ये हमने इफेक्ट देखा भी था। थर्ड जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एन। ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एन, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने चार्ज कैरियर मौजूद हैं। अब चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं। होल्स अभी मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी सेमीकंडक्टर की उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे आप चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ये कहलाती है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। कैन डिटरमाइन फ्रॉम हॉल मेजरमेंट्स, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर क्यूब। इनवर्स क्यूब मीटर। तो ये तीन पैरामीटर है जिसके ऊपर आप किसी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहले रेजिस्टिविटी, देन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा, एंड देन नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अब जो इंटरेस्ट है वो है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो सेमीकंडक्टर्स हैव अ कंसिडरेबली ग्रेटर रेजिस्टिविटी रॉ देन मेटल्स या कंडक्टर्स। तो आपके जो सेमीकंडक्टर है उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। आपको पता है क्योंकि मेटल की तो रेजिस्टेंस ही कम होती है एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर, तो जाहिर सी बात है उसकी रेजिस्टिविटी भी मेटल्स की कम होगी एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर्स। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि सेमीकंडक्टर्स हैव अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा दैट इज बोथ हाई एंड नेगेटिव। दैट इज the resistivity of semiconductor decrease with temperature। ये एक अपोजिट फिनोमेना है सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के दरमियान। कंडक्टर्स के अंदर आपको याद होगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती थी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करती थी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अरेंज है, जब टेम्परेचर बढ़ता था तो वो अरेंजमेंट रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते थे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती थी। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर के अंदर अल्फा की वैल्यू हाई भी और नेगेटिव भी है। नेगेटिव से मुराद ये है कि अगर आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, जबकि मेटल के अंदर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती थी। Third, semiconductor have considerably lower number of density of charge carriers and than metals।
यानी कि चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम मेटल्स का ज्यादा होता है, और ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा क्योंकि उस कंडक्टर है, मेटल है, तो उनके अंदर चार्ज कैरियर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेमी कंडक्टर्स। तो ये हमने अपने सेमी कंडक्टर को कंडक्टर से कंपेयर किया है कि सबसे पहली चीज जो हमारे पास बताइए है कि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर के मुकाबले में ग्रेटर होती है। सेकंड फैक्ट सामने आया है कि इनकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी है ऑफ रेजिस्टिविटी वो हाई भी और नेगेटिव भी है, यानी कि आप टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो आपके सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, और अगर इसको उल्टा करके देखें तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और थर्ड कि इनका जो चार्ज कैरियर्स है, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, वो मेटल के मुकाबले में कम है। तो यहां हमने दो मटेरियल्स लिए, एक कॉपर यानी कि आपका कंडक्टर और दूसरा सिलिकॉन जो कि आपका सेमीकंडक्टर है। उनकी जो तीनों हमने अभी जो प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनकी मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल कंपैरिजन आपके सामने रखी ताकि आप अच्छी तरीके से कुछ समझ सकें। यहाँ की यूनिट्स है, तो पहला जो पैरामीटर था रेजिस्टिविटी रॉ, कॉपर का 2 एक्सपोनेंट -8 जबकि सेमीकंडक्टर का 3 एक्सपोनेंट 3। और यही हमने आपको यहां बताया था कि सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। तो आपको यहां पे डिफरेंस दिख रहा है, ये कम है और ये ज्यादा है। सेकंड है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा, तो कॉपर की आप देखें तो +4 एक्सपोनेंट -3। इसका मतलब आप इसकी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर देगी, जबकि आपका जो सिलिकॉन है उसकी -70 एक्सपोनेंट -3, यानी कि बहुत ज्यादा भी है लेकिन नेगेटिव में। और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। और थर्ड है नंबर डेंसिटीज ऑफ चार्ज कैरियर्स एन, ये मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में भी समझाऊंगा। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हमने वहां पढ़ा था कि मेटल्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर की, यहां दिख भी रहा है। तो कॉपर की है 9 एक्सपोनेंट 28 और ये 1 एक्सपोनेंट 16। तो कितनी ज्यादा है ये क्लियरली आपको देखा जा सकता है। तो आज की क्लास को मैं यही खत्म करता हूं। आज हमने बेसिकली बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड और आपके इंसुलेटर्स और बैंड थ्योरी के बेसिस के ऊपर इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स को हमने डिफरेंशिएट किया उनके एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से। और हमने देखा कि सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो किन किन पैरामीटर्स, उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं उनको जांचने के लिए, और उनको हमने कंपेयर किया है अपने मेटल या कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के साथ। तो लेक्चर को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।